बहुत स्वागत व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। आज देखिए 1 घंटा एक्सटेंडेड प्रोग्राम आपके लिए, क्योंकि आज पार्लियामेंट में भी भाषण हुए। प्रियंका गांधी वाड्रा का पहला भाषण भी था आज, वो भी आपको सुनाया। अखिलेश यादव भी बोले और उसके बाद प्रधानमंत्री और योगी जी अभी महाकुंभ नगरी में बोल रहे थे प्रयागराज में, वो भी भाषण आपने सुने। मेहमान हमारे साथ हैं जिनको सुनने के लिए आप प्रोग्राम में आए हैं। विजय त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर चौगांव का। कभी कभी सुनना भी चाहिए ना, हर वक्त क्या बोलना। आज पहले आप लोगों ने 2 घंटा सुना, अब 1 घंटा बोलिए। प्रियंका जी बोल रही थी, थोड़ा तो सुनना बनता। हाँ, तो अब प्रियंका जी की बात करते हैं। पहले दोस्तों, संविधान पर चर्चा है पार्लियामेंट में, 4 दिन चलेगी अभी। और प्रियंका राजनाथ सिंह जी बोले इधर सत्ता पक्ष की तरफ से, और उसके बाद प्रियंका जी ने विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कमान संभाली। पहला भाषण उनका रहा, करीब आधा घंटा 40 मिनट का भाषण उन्होंने दिया। अब उसमें जो डायलॉग थे, जो बातें थी, उसकी बात होगी। कैसा कॉन्फिडेंस था, कैसी शैली थी, कैसा लहजा था, और इंदिरा जी वाली झलक दिख रही थी कि नहीं दिख रही थी, वैसी बातें कुछ आ रही थी दिमाग में कि नहीं आ रही, सब हम लोग बात करेंगे। लेकिन राहुल गांधी को कैसा लगा प्रियंका गांधी का भाषण, पहले ये तो आपको बता दें। सवाल हुआ, राहुल जी कैसा भाषण लगा आपको प्रियंका जी का? पहला काम मुझसे बेहतर था, जैसा पहला भाषण मैंने दिया था उससे बहुत बढ़िया था। शानदार भाषण दिया बहन प्रियंका गांधी ने आज। तो जरा उसके कुछ छोटे छोटे हिस्से आपको सुना देता हूँ जल्दी से, उसके बाद फिर चर्चा हम लोग शुरू करते हैं आपस में। आज जनता को सच बोलने से डराया जाता है, धमकाया जाता है। पत्रकार हो या विपक्ष का नेता हो या किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, छात्र संघ हो या कर्मचारियों का संगठन हो, सबका मुंह बंद कराया जाता है। किसी पे ईडी, किसी पे सीबीआई, किसी पे इनकम टैक्स, फर्जी मुकदमे लगवाए जाते हैं, जेल में डाल दिया जाता है। विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, उनको सताया जाता है। किसी को नहीं छोड़ा इस सरकार ने। देशद्रोही कह के उत्तर प्रदेश में मुझे याद है कुछ अध्यापिकाएं प्रदर्शन कर रही थी, उन पर मुकदमा डाल दिया देशद्रोही का, उन्हें देशद्रोही कह दिया। इन्होंने देश का पूरा माहौल भय से भर दिया है कि ऐसा डर का माहौल देश में अंग्रेजों के राज में था। जब इस तरफ बैठे हुए गांधी की विचारधारा वाले लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और उस तरफ वाली विचारधारा वाले लोग भय में रहकर अंग्रेजों के साथ साठगांठ कर रहे थे। ये देश भय से नहीं चल सकता, ये देश साहस से ही चलेगा। भय की भी सीमा होती है, और जब वो सीमा पार हो जाती है, जब किसी को इतना दबाया जाता है कि उसको लगने लगता है कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तब उसमें एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसके सामने कोई कायर खड़ा नहीं हो सकता। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा है। Sir, how do you see the maiden speech? Very good speech. Wonderful speech. Yeah. She responded on Better than my maiden speech. Let's put it like that. राहुल जी ने कह दिया है वंडरफुल। कैसी लगी आपको स्पीच? लेकिन हर्षवर्धन जी नहीं, ठीक है, राहुल जी ने जो कहा वो मतलब उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। 20 वर्ष हो गए राहुल गांधी को सदन में, और आज भी ये कहा जाता है कि राहुल गांधी मुद्दों पर बात नहीं कर पाते हैं। जब जिस मुद्दे पर चर्चा करनी हो उसको छोड़ के सारी बात कर लेते हैं। तो जाहिर है जब पहला भाषण उन्होंने दिया होगा तो उससे तो बेहतर प्रियंका जी ने बोला, इस पर तो किसी को असहमति नहीं होगी। दूसरा ये है कि प्रियंका गांधी थोड़ा पॉइंटर्स लेकर आई थी, उनको सब कुछ समेटना था, तो वो सब भी उन्होंने कहा, तो वो भी पक्ष एक बेहतर है, उसको भी माना जा सकता है। लेकिन आज संविधान पर यह बहस थी, और आज पहला अवसर, और एक तरह से कहें कि बहुत बड़ा अवसर उनके पास था, क्योंकि संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य कांग्रेस पार्टी की पृष्ठभूमि के थे। इसको समझना बड़ा जरूरी है। चाहे जिस प्रोविंस से आए रहे हों, चाहे जिस वजह से वहां रहे हों, उनके अलग अलग विचार थे भाषा पर, क्षेत्र पर, समाज की अलग अलग समस्याओं पर, यहां तक कि उस सेकुलरिज्म और सोशलिज्म पर भी थे। लोगों को कैसे देश को आगे बढ़ेगा, कैसे उनके लिए संविधान एक गाइडिंग लाइट की तरह काम करेगा और क्या क्या कर सकते हैं, वो भी उसमें बहुत स्पष्ट था। और उस संविधान के सहारे
ये कहना कि नेहरू जी किताबों से मिटा दीजिएगा लेकिन और नहीं हटेंगे, अच्छा होता कि सर्वाधिक समय तक उनके परिवार के लोगों ने काम किया। तो ये भी बताती हो कि संविधान के हवाले से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और उनकी माताजी जो सुपर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर थी सोनिया गांधी, उन्होंने क्या क्या किया, किस तरह से किया, क्यों ये जरूरी था? क्योंकि जब प्रधानमंत्री अभी इसका जवाब देंगे, जब इस पर भाजपा के दूसरे नेता सत्ता पक्ष की तरफ से बोलेंगे, तो वो उन सारी कमियों को गिनाएंगे जिसको संविधान की आत्मा कुचलने के साथ साथ, संविधान की आत्मा के साथ खिलवाड़ करने के साथ साथ संविधान को एक परिवार के इर्द गिर्द समेटने की कोशिश की गई, जिसकी एक लाइन राजनाथ जी ने कही कि भैया ऐसे बताया जाता है जैसे संविधान कोई कांग्रेस ने बनाया है। संविधान कांग्रेस ने नहीं बनाया। मुझे उसमें कहीं भी गहराई नहीं दिखी। संविधान सभा की भाषण की जो डिबेट थी उसको पढ़ा नहीं इन्होंने, और आज जो भी इनका फोकस रहा वो मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, इससे इतर कुछ भी नहीं रहा। कहानियां भी वही, नाम भी वही, रोना भी उसी वक्त आया, इसके आगे कुछ भी नहीं था। इस पर बात करेंगे। नंबर दीजिए पहले 10 में से कितने? अब ये बड़ा कठिन काम हो गया, लेकिन निश्चित तौर पर मतलब मुझसे अगर पूछेंगे तो 5 के नीचे का ही नंबर आता है, 5 के ऊपर नहीं जाता। 5 के नीचे 4 आता है, उससे नीचे जाता है फेल नहीं, कैटेगरी आ उससे जाती ज्यादा है। नहीं, फेल नहीं कहेंगे, फेल तो नहीं कहूंगा, लेकिन 4 और 5 के बीच में मान 4-5 के बीच में। सर, प्रियंका जी का पहला भाषण। देखिए, एक तो बधाई उनको, वो काफ़ी लंबे समय के राजनीति के क्षेत्र में रहने के बाद अपनी संसदीय पारी शुरू कर रही है। पहली पार्लियामेंट्री इनिंग है उनकी, और आज मेडन स्पीच है। मैं समझता हूँ ऐसा मौका बहुत कम लोगों को मिलता है कि जो आपके मेडन स्पीच ऐसे ऐतिहासिक दिन पर बिल्कुल मौका मिले कि जब संविधान पर बहस हो रही हो। और संविधान पर बहस हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की राजनीति के लिए, हिंदुस्तान के आम आदमी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, कांग्रेस के लिए इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही संविधान बनाने में, भले ही उन्होंने अकेले ने नहीं बनाया, और संविधान को कुचलने में भी कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही। कुचलने में, हाँ, कुचलने में। आपातकाल को याद कीजिए, वो जो लोग आपातकाल को केवल एक शब्द के हिसाब से देखते ना, वो उसको समझते नहीं है। आपातकाल जिन लोगों ने झेला है उनको समझ में आता है कि वो सेकंड अमेंडमेंट जब हुआ, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं। तो प्रियंका जी के पास इन दोनों बातों को करने का मौका था। मतलब संविधान कैसे बनाया, कांग्रेस ने क्या क्या उनकी भूमिका रही, नेहरू की, अंबेडकर की, और सब तमाम लोगों की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो उसके संविधान सभा के अध्यक्ष रहे। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब वो मैं कोई उस तरह से नहीं बोल रहा, उसको अन्यथा ना लें, कि जब संविधान का पूरा भाषण बन गया, कॉपी जब उसकी बन गई है फाइनल कॉपी, तो उस पर कहा गया कि सब मेंबर साइन करेंगे। उसमें आपने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा कि संविधान सभा का जो पहला साइन था वो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब नंबर 1 पे साइन हो गया जवाहरलाल नेहरू का। अब लगातार सारे साइन हो गए। संविधान सभा के अध्यक्ष से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको सबसे पहला साइन करना चाहिए था, करना था उनको। तो वो उस समय तक जब हुआ, जब तक सब हो गए, तो उस संविधान की कॉपी पर बीच में ऐसे टेढ़ा करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साइन है। क्या बात है। ये मैं ऐसे तथ्य के तौर पे जानकारी आपको, क्योंकि विजय जी तथ्य के तौर पर बता रहे हैं, तो उसको मैं, आप जितने लोग कहानी कुर्सी की देख रहे हैं, दिल्ली आइए तो राष्ट्रपति भवन जाइए, राष्ट्रपति भवन का जो संग्रहालय है मूल प्रति रखी हुई है, और वहां आपको सबके हस्ताक्षर भी दिखेंगे, और राजेंद्र प्रसाद जी का वो वाला हस्ताक्षर भी दिखेगा, क्योंकि मैंने देखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। नहीं, नेहरू जी का उन्होंने जिक्र किया वैसे, कहा कि सब कुछ नेहरू ही कर गए थे क्या? हाँ। सारी गलती नेहरू कर गए थे, उनके नाम पर कब तक? उन्होंने दोनों बातों का जिक्र किया, लेकिन संविधान सभा की संविधान पर भाषण का मतलब संविधान के आर्टिकल्स पर भाषण ही नहीं होता। संविधान है किसका? संविधान हिंदुस्तान के आम आदमी के लिए। पहले तो ये बताइए, उनका भाषण था संविधान पे। हाँ, वही मैं उसी का जिक्र कर रहा हूँ कि संविधान पर भाषण का मतलब, अगर हम ये समझ लें कि संविधान के आर्टिकल्स को डिफाइन करना है, तो वो नहीं है। संविधान तो आम आदमी के लिए बना ना, हिंदुस्तान के आम आदमी के लिए बना है, तो वो उस रेफरेंस को आम आदमी के साथ ले रही हैं। उन्होंने उन सब बातों का जिक्र किया, जब वो डर की बात करती हैं, जब वो धर्म की बात कर रही हैं, जब वो इस्लाम की बात कर रही हैं, मुसलमानों की बात कर रही हैं, और बार बार कह रही है कि भाई जिस तरह से आर्थिक, एक शब्द उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग काम में लिया, यदि आप देखें, भय का। इससे पहले आपने राहुल जी को देखा होगा, उन्होंने कहा था अभय मुद्रा। हाँ। और प्रियंका जी ने कहा कि भय नहीं रखना है, ठीक है। और बार बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि संविधान जो है हमारा सुरक्षा कवच है, जिसको ये सरकार तोड़ रही है, ये सरकार तोड़ रही है। तो उन सब बातों को लेकर, लेकिन वो कुछ इन डेप्थ कर सकते थे, लेकिन ये जाहिर है कि राहुल जी के मुकाबले वो बेहतर भाषण उन्होंने दिया है, और ये मौका भी उनके लिए अच्छा था, क्योंकि मेडन स्पीच था,
तो आमतौर पर कन्वेंशन होती है कि मेडन स्पीच देने वाले को लोग इंटरप्ट नहीं करते, तो बिना इंटरप्शन हमको को रुका टुका नहीं किया। 10 में से कितने नंबर सर? मैं 6 उनको देता हूँ। 6 उनको देता हूँ। Okay, 6 मेडन स्पीच के हिसाब से भी numbers. Okay, उनको sir. रियायत मिलनी चाहिए। देखिए सरोज जी, प्रियंका गांधी का आज पहला भाषण था, लेकिन जो पूरा भाषण रहा मुझे थोड़ी सी निराशा हुई है। संसदीय राजनीति प्रियंका गांधी की आज शुरू हुई है, लेकिन भारतीय राजनीति तो प्रियंका गांधी बहुत लंबे समय से देखती आ रही है, अपने जन्म से देखते आ रही है। पिताजी उनके प्रधानमंत्री रहे, उनकी माँ कांग्रेस की चेयरपर्सन रही है। 2004 से लेकर 2014 तक का शासन उन्होंने मनमोहन सिंह का बहुत करीब से घर के अंदर राजनीति देखी है। अपने भाई का कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल भी उन्होंने देखा है। राहुल गांधी का विपक्ष के नेता के रूप में भी शुरुआत उन्होंने देखी है। मुझे लग रहा है एक बहुत अच्छा मौका आज प्रियंका गांधी को मिला था कि जब वो पहली बार संसद चुनकर आई है, और जब ये उन्हें मालूम था कि पूरा सत्ता पक्ष कांग्रेस और पूरा देश उनको सुनना चाहेगा, इस समय जब वो शुरुआत कर रही है अपने भाषण की, विपक्ष की तरफ से उनको मौका मिला है भाषण की शुरुआत करने, तो वो एक संविधान पे जब चर्चा हो रही है तो वो बहुत कहने के लिए उनके पास बहुत कुछ था। कांग्रेस का एक समृद्ध इतिहास रहा है भारत के राजनीति के अंदर। बहुत से ऐसे मौके हैं जब कांग्रेस ने संविधान को कुचला है, लेकिन ऐसे भी मौके रहे होंगे जब संविधान को लेकर कांग्रेस गर्व से उसका जिक्र कर सकती है। मुझे लगता है कि आज प्रियंका गांधी वहाँ वो चूक गई है। उन्होंने वही सब मुद्दे उठाए जो वो एक साधारण दिवस पर चर्चा के दौरान उठा सकती थी। हाथरस का मुद्दा हो, संभल का मुद्दा हो, मुझे ऐसा लग रहा है ये पूरा भाषण राहुल गांधी ने डिक्टेट किया था। राहुल गांधी ने तय किया था कि भाषण में प्रियंका गांधी को वही क्या छवि बोलना है। दिखाई दी आपको? वो बिल्कुल बिल्कुल राहुल गांधी की छाप दिखाई दी। जो राहुल गांधी बोलना चाहते थे, मुझे लग रहा है वो प्रियंका गांधी से कहलवाया गया है। वही अड़ाने की बात आप उसके अंदर कर रहे हो। किसी तरीके का आपके भाषण में कोई नयापन नहीं है। जो आप पार्लियामेंट के बाहर बोलते हो, जो आप रैलियों में जिक्र करते हो, जो आप पत्रकार वार्ता में जिक्र कर देते हो, जो आप पत्रकार जो पूछते हो उसका जिक्र करते हो, उन्हीं चीज़ों का जिक्र आपने आज अपने पहले भाषण के किया। प्रियंका गांधी चाहती तो इस भाषण को एक अच्छा भाषण के रूप में समय को इस्तेमाल करती कि लोग कहते हैं, और आने वाले समय में लोग कहते हैं कि प्रियंका गांधी ने जब संविधान पर चर्चा हुई थी तो इस अपने भाषण में इन बातों का जिक्र किया था। आपके पास तो कई तथ्य और कई मुद्दे थे। जब भाषण देते हैं तो एक अंदर जो पहला इंस्टिंक्ट होता है वो तो सामने वाले को, या जहां सत्ता पक्ष है उसको, उसकी कमियां गिनाना या उसको घेरना, वो तो वो बातें कहेंगी ही ना। वो तो आप सारा दिन कह सकते थे ना। आज तो संविधान पर चर्चा हो रही थी। जब सत्ता पक्ष, आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्ता पक्ष लगातार संविधान कुचलने का कांग्रेस का जिक्र करते हैं, और ये कहा जाता है कि भाई जिस जैसे कांग्रेस ने आपातकाल लगाया, आपने कह दिया कि आपातकाल पे तो माफी मांग ली, क्या आप माफी मांगेंगे क्या दूसरी चीजों के लिए? तो आप ये स्वीकार कर रहे हो कि हाँ आपातकाल लगे, गलत किया था। ठीक है, आपातकाल का जिक्र हर जगह होगा, लेकिन मुझे लगता है आपके पास और भी मुद्दे थे जो आपातकाल से जोड़कर आप बता सकते थे कि कांग्रेस का इतिहास कहाँ कहाँ स्वर्ण में रहा है। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या, उनके पिता 5 साल प्रधानमंत्री रहे तो उस समय संविधान को लेकर उन्होंने क्या किया। मनमोहन सिंह के 10 साल का आप जिक्र कर सकते थे। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे हैं 2014 से लेकर 2024 तक के कार्यकाल का। आप 2004 से लेकर 2014 तक के मनमोहन सिंह के कार्यकाल का कहीं जिक्र करते, बताते कि उन्होंने संविधान को बचाने के लिए क्या किया, संविधान के लिए मनमोहन सिंह की सरकार ने क्या किया। तो आप अगर सिर्फ 10 साल का जिक्र कर रहे हो तो आप पहले का जिक्र करके बताइए ना कि कांग्रेस का इतने समृद्ध इतिहास में क्या रहा जो संविधान से जुड़ता है। उन्होंने बताया सर, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये सारे अधिकार जो हैं जहाँ देश की जनता को कांग्रेस की सरकारों ने दिए। अब वो ठीक है कि उनको ईवीएम पर भी बोलना है, जातीय जनगणना पर भी बोलना है, राहुल गांधी वो सारे मुद्दे सब, हाँ सारे मुद्दे उनको ये मैं मुझे आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मेरे मन में भी ये बात है कि राहुल गांधी जो अगर बोलते तो जिन बातों पर बोलते वो सारी बातें प्रियंका गांधी के भाषण में थी। एक चीज लेकिन मुझे अलग लगी, आप सबने कहा राहुल गांधी से बेहतर भाषण था। अब राहुल गांधी पार्लियामेंट में बहुत अरसे से बोल रहे हैं, 20 साल से वो पार्लियामेंटेरियन है। अब वो कागज हाथ में लेकर राहुल गांधी कम से कम नहीं बोलते हैं। प्रियंका जी कागज से पढ़ रही, कई मौकों पर ऐसा देखा कि मतलब वो ठीक है, वो पहली स्पीच थी तो ये माना भी जा सकता है कि पॉइंट्स आप लेकर के आते हैं, लेकिन अगर आप नेता हैं और बाहर तो वो अच्छा बोलती हैं, जब वो इम्प्रॉम्प्टू बोलती हैं, वैसा अगर वो और ज्यादा कोशिश करती थी ना। कॉशियसली मेडन स्पीच है कि भाई बहुत सारी बातों पर चर्चा हो, और इसलिए वो सारे पॉइंट्स भी उनको इतनी सारी चीजों पर बोलना था तो उन्होंने सोचा कि कोई पॉइंट। आपको इतनी सारी बातें उन्होंने कही, उसके बीच में आपको मुस्लिम सुनाई दिया केवल? नहीं, सुनाई नहीं दिया, दिखाई भी दिया। और देखिए लोगों को भी दिख रहा, प्रियंका के पीछे बोटी बोटी प्रधानमंत्री की करने की इच्छा रखने वाले इमरान मसूद जी विराजमान हैं। सहारनपुर से सांसद हैं। किसी भी फ्रेम में आप कितना भी काट दीजिए, आप इमरान मसूद को नहीं काट सकते हैं। वैसे ही प्रियंका के भाषण से मुस्लिम अपीजमेंट का वो भाव नहीं काट सकते। उन्होंने जो किस्सा सुनाया उसमें भी जिस तरह से 2 भाइयों की कहानी, एक डॉक्टर बन जाएगा फिर दूसरा उनको भूल ही गया है कि क्या बनेगा, तो उनका वो भी सफल हो जाएगा। मतलब बड़ा
एकदम छितराया हुआ सा, देशज शब्द में कहें तो एकदम छितराया हुआ सा था। और चूंकि हम लोग दिल्ली में है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी है, तो कहा जाता है ना जैसे रायता सा फैल गया हो, कुछ उस तरह का भाषण था, रायता फैल गया हो ना, तो वैसे हो गया था पूरा, कुछ भी बोल देना, कुछ बचना नहीं चाहिए, तो रायता फैल गया था प्रियंका जी के भाषण में। और जो समीर जी कह रहे हैं उसको और थोड़ा संदर्भ में देता हूं। जब आप कहते हैं कि वही सब बोला, तो हर व्यक्ति वही सब बोलता है, हटना भी नहीं चाहिए अपने मुद्दों से, लेकिन आपके संदर्भ नए होते हैं। संविधान पर बहस हो रही तो संविधान सभा के कुछ संदर्भ आते, वो बनते वक्त आपकी जो बात है उसके कुछ संदर्भ आते। उन संदर्भों की वजह से देश का संविधान, देश का लोकतंत्र मजबूत कैसे हो रहा है, जिस जनता की बात हो रही वो कैसे मजबूत होती है, वो कुछ संदर्भ आते। आप मतलब भाषण को लेकर शायद वो गंभीरता, वो सोच नहीं थी कि ये कितने बड़े अवसर पर और कितने महत्वपूर्ण अवसर पर, अगर कांग्रेस ये कह रही है कि सब कुछ खत्म कर दिया गया है, और मैं तो अभी शब्दावली देख रहा था प्रियंका की, वो कह रहे हैं कि कायरों के हाथ में ज्यादा दिन तक सत्ता नहीं रहती। अब मुझे ये कहना नहीं चाहिए और थोड़ा शायद इस तरह का मैं बिल्कुल प्रयोग न करूं, लेकिन अपने पिता के लिए ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। 84 में इंदिरा गांधी की मृत्यु पर राजीव गांधी को सत्ता मिली, नहीं तो वो सत्ता में आते या ना आते कोई जानता नहीं हो। मैं बार बार कहता हूं कि 70 के दशक में कांग्रेस का अवसान हो गया था। एक बार बांग्लादेश, दूसरी बार इंदिरा जी की हत्या, उसकी वजह से कांग्रेस जीवित हो गई, लेकिन उसके बावजूद 84 में 414 सीटें पाने वाले राजीव गांधी 89 में सत्ता नहीं बचा पाए। और जहां आज प्रयागराज में नरेंद्र मोदी कुंभ के अवसर पर हैं, वहीं प्रयागराज से थोड़ी दूरी पर आगे मांडा, राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है, पलट दिया सत्ता। जी ठीक है। तो 5 साल भी नहीं रह पाए, तो क्या राजीव गांधी कायर थे? मतलब क्या ये शब्दावली, कौन सी भाषा है? तो देखिए ना, अभी चुनाव हुए, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, फिर राज्यों के कुछ चुनाव हो गए, कांग्रेस की बुरी हार उसमें, वो कह रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। मैं कह रहा हूँ आज के मुद्दों पर रात ज्यादा थी, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मोदी जी कराइए बैलेट पेपर से। आपने ये चुनौती दी बैलेट वाली, राजीव गांधी तो बैलेट वाले पे कह रहे थे, बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, राजीव गांधी का वो भाषण वायरल हो गया, उन्होंने कहा ये कैसे मिल सकता है इनको इतना वोट, बैलेट पेपर पे उनको इतना वोट मिल ही नहीं सकता। ये जो राजसी मानसिकता है, ये जो मोनार्की इनके दिमाग में भरी हुई है, इनको लगता है कि हमारे अलावा कोई और इस देश पर सत्ता पर बैठ नहीं सकता, शासन नहीं कर सकता, वो खतरनाक है, वही असली फांसीवादी मानसिकता। और इसीलिए जो भी गांधी परिवार का नहीं रहा, गांधी परिवार के सामने नतमस्तक नहीं रहा, उसकी फोटो पहले कांग्रेस कार्यालय में छोटी हुई, छोटी होते होते गायब हो गई। अरे समीर जी, आपसे नंबर पूछना भूल गया मैं, 10 में से कितने प्रियंका जी के भाषण ये दिए? तो मैं 4 नंबर दूंगा सर। अच्छा, पास कर रहे हैं, बस पास ही कर बस, रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है सर। अब आजकल शुरुआत पास नहीं में होते 4 नंबर में, आजकल चार में? हमारे जमाने में 4 में होते थे, अब 5 से कम में पास नहीं होते। नहीं, अब नहीं, शुरुआत तब तो में हमने एक शब्द 37% इस्तेमाल किया हो था, जाते। कितना इफेक्टिव रहा भाषण। भाषण पहुंचना चाहिए ना जी। आप जिसके आप विरोधी को कुछ टारगेट कर रहे हैं तो उसको चुभना चाहिए। हाँ, मैं तिलमिला है, विरोधी आपके तिलमिला है साथ ना वाला हूं, आपके मुझे- भाषण से। तो मुझे मजा आना मजा आना चाहिए। चाहिए कैसे आपके बोलते हैं भाषण। भाषण? वो था कि नहीं था? नहीं, उसमें एक और चीज़ मैं जोड़ना चाह रहा था कि जो भाषण हुआ, देखिए अब ये संविधान पर जब भाषण का जवाब होगा तो प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे, कल देने वाले कल देने वाले हैं, तो ये बड़ा नुकसान है कांग्रेस का कि फिर उसके बाद उनके पास मौका नहीं होगा उनका जवाब देने का। तो नेता क्या होता है कि वो एंटिसिपेट करता है। ये संविधान का भाषण कोई बहुत ऐसी अलग चीज़ नहीं है ना, सब लोग जान रहे हैं कि क्या होना है, क्या किन किन विषयों पर चर्चा होनी है। तो एंटिसिपेट हो सकता है प्रियंका जी के लिए नहीं हो, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को एंटिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि उनके पास वो मौका नहीं होगा प्रधानमंत्री जी के भाषण का जवाब देने का। तो एंटिसिपेट करके उनको संविधान पर भाषण देना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी किन किन मुद्दों को उठाएंगे, उनके जवाब क्या हो सकते हैं। मतलब वो तो बड़े विस्तार से बात करेंगे, इसमें कोई वो नहीं है, और उसके बराबर का कोई भाषण होगा ऐसा भी मुझे संभावना नहीं लगती। लेकिन एक एंटिसिपेशन होना चाहिए लीडर्स में, खासतौर से पार्लियामेंट में, कि जब आपके पास मौका नहीं है तो आप उन सवालों का या जो बात की जा रही है उन आरोपों का जवाब पहले दें। वो काम यहाँ पर नहीं किया गया कि किस तरह से आप उन सब, क्योंकि संविधान पर चर्चा होगी ना, प्रधानमंत्री जी ये जो सब आप बात कर रहे हैं उन सब पर भी चर्चा होगी, जितने मुद्दे हो रहे हैं वो ईवीएम पर भी बात हो जाएगी, बैलेट पेपर पर भी बात हो जाएगी, और सब मुद्दों पर होगी। लेकिन एंटीसिपेशन आपको करना चाहिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी इस पूरे 2 दिन की चर्चा का जवाब देंगे। अरे मेरे मेरे पास ख्याल से लिस्ट तो इसमें प्रधानमंत्री जी की चर्चा के लिए भी कोई सवाल बने नहीं है कि वो उनको सोचना पड़े कि क्या क्या जवाब इस पर देना है। ये वो तो ये जो भी बोलते प्रधानमंत्री पर्चा पलट देते जब वो जवाब देते। लेकिन इसमें राहुल गांधी का भाषण नहीं होने वाला शायद। नहीं, राहुल गांधी भाषण नहीं दे रहे, तो सीधी तुलना होती
दोनों के बीच में। तो कांग्रेस के स्पीकर्स में नाम नहीं है उनका। प्रियंका गांधी वाड्रा, सुखजिंदर रंधावा, सुखदेव भगत, मोहम्मद जावेद, प्रणीति शिंदे, अल्फ्रेड आर्थर, ये जो हो सकता है कि वो कल भाषण दें, नहीं कल हो सकता है, या कल दें, हाँ कल दें, क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो वो सबसे बाद में, ये तो इनिशिएट करने के लिए उन्होंने प्रियंका को चुन लिया क्योंकि उनका मेडन स्पीच था। पार्टी के लिए तो दोनों तरफ काम हो गया ना, मेडन स्पीच भी हो गया, स्टार्ट भी आपने वहां से कर लिया, इनिशिएट कर लिया। और राहुल गांधी एलओपी हैं, पहले संभवतः वही दे, पीएम से पहले जो है ना, ठीक पहले राहुल गांधी। कुछ नयापन था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, नयापन जो बाहर जैसे बोलती हैं प्रियंका गांधी, उनको बाहर तो सुनते ही हम बाहर इलेक्शंस मेरे में। ख्याल से ज्यादा बेहतर बोलती हैं वो, अच्छा कनेक्ट करती हैं लोगों के साथ, जो भी बात करती हैं, चाहे वो नीरस कम लगा करती हैं। भाषण सर। हाँ, लेकिन यहाँ पर वो, मैं कह रहा हूँ शायद उन पर एक वो प्रेशर भी होता है मेडन स्पीच अब इनको ये लग रहा है कि सब कुछ जो है मुसलमानों को दिखाने के लिए और सुनाने के लिए किया नहीं, उन्होंने। ऐसा नहीं था। पीछे भी इमरान मसूद को बैठाया गया। अदा ये जो सीटिंग अरेंजमेंट जिस पर हम लोगों ने बात पहले की थी, जो अपोजिशन को बेंचेस दी जाती हैं उसमें लीडर ऑपोजिशन का से होता है, तो आप यही कहना चाह रहे हैं कि पीछे इमरान मसूद को जानबूझकर आप बैठाया इसको sitting गया? arrangement कैमरा जब प्रियंका गांधी नहीं, कटेगा तो समझिए ना। पीछे वो भी दिखाई देंगे। अच्छा ये बताइए, जिस व्यक्ति की पहचान आज की तारीख में देश में इस वजह से हो कि उसने कहा था कि वोटी वोटी कर दूंगा नरेंद्र मोदी के लिए, वो व्यक्ति क्या प्रियंका गांधी के पहले भाषण में अनइंटेंशनल वहां बैठ सकता है? ठीक पीछे की सीट है, सांसद है बैठ नहीं ऐसे कहीं तो कोई भी बैठ बैठ सकता है। हाँ। लेकिन ये जब सीटिंग अरेंजमेंट होता है, जान जैसे क्या आपको लगता है अवधेश प्रसाद पहली बार के सांसद हैं, वो क्या अखिलेश जी के बगल बैठने का एक तरह से उसके हिसाब से योग्य है? नहीं है, लेकिन अखिलेश जी बैठाते हैं क्योंकि उनको वो सबको दिखाना अब है। उन्होंने संभल का मामला उठाया, अब जो कहानी सुनाई एक दर्जी के 2 बच्चे मारे गए, तो आपको लगा कि वो मैं मतलब तो नहीं यही बोलना कह चाहिए रहा था हूं ना कि भाई जब वो दर्जी कहीं तो हमको कन्हैयालाल दर्जी सुनाई दिया। जब उन्होंने दर्जी कहा तो देश के किसी भी व्यक्ति को जैसे ही दर्जी और किसी की जान चली गई या किसी का भला नहीं हुआ तो तुरंत कन्हैयालाल दर्जी जी याद आते हैं। क्या किया था उन्होंने? उनके मोबाइल पर कोई स्टेटस लग गया था, सर तन से जुदा हो गया। आज तक इस परिवार ने उस बारे में क्या कहा है? क्या कभी सदन में उसकी चर्चा हुई? नहीं हुई चर्चा। और देश में जब सचमुच भय का वातावरण था तो कोई भी ये, चाहे उमेश कोल्हे हो या कन्हैयालाल दर्जी हो, उनके लिए कोई बात करने नहीं आता था। और आप भावनात्मक कहानी बना के सुनाएंगे दर्जियों की, तो ये तो बड़ा विचित्र है ना। ये सचमुच लगता है कि आप जानबूझ के, और देखिए प्रियंका जी का तो जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको आप देखिए, प्रियंका जी की जितनी पोस्ट आज तक हुई होगी वो सब निकाल लीजिए, और किसी एक विषय पर सर्वाधिक पोस्ट अगर प्रियंका गांधी वाड्रा ने की है तो वो विषय है गाजा। अच्छा मैं गाजा बोल रहा हूं, अभी कुछ विद्वान लोग आ जाएं कहेंगे गजा बोलना चाहिए, आप गाजा बोल रहे हैं, बोलना भी नहीं आता है। अब हम दुनिया के दूसरे हिस्से को बोलना सीखें या इस देश की जो समस्याएं हैं उसको समझें, ये डिस्कनेक्ट है कांग्रेस और इस देश की जनता के बीच। ठीक, ये मुश्किल है। आपको भी लगा कुछ कि मतलब पॉइंटेडली कुछ मुसलमानों को सुनाने की अपना उनके हम हितैषी हैं अपने जताने की कोशिश की? बिल्कुल प्रियंका गांधी में बिल्कुल जो संदेश जा रहा था मुसलमानों को देने की कोशिश की, और यह तय था कि प्रियंका गांधी बोलेगी तो मुसलमानों का जिक्र करेगी, अभी संभल का वो जिक्र करेंगे। और देखो उनके बाद अखिलेश ने भी उसी बात का जिक्र किया। उन्होंने तो खुल के किया। बिल्कुल, तो दोनों दर्जे का नागरिक दोनों का वोट बैंक एक है ना, नहीं देने दिया। दोनों का वोट बैंक एक है ना, दोनों उसका जिक्र करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं प्रियंका ने। लेकिन मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को अपॉर्चुनिटी मिली थी तो कम से कम वो ऐसा भाषण देती कि प्रयागराज में प्रधानमंत्री मोदी को सोचना पड़ता कि आज प्रियंका ने ये बात बोली, मुझे इसका कल जवाब देना पड़ेगा। इतना नीरस भाषण आपने दिया कि आपके भाषण से कोई हेडलाइन नहीं बन सकती। क्या नया आप मुझे बताइए, क्या आप अपेक्षा क्या कर रहे हैं? बोलने का तरीका होता है, विषय को उठाने का तरीका होता है। आप सत्ता पक्ष को, आपको 10 साल के प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को घेरना है तो 10 साल में आप कोई रिसर्च कर आते जिसपे आप सत्ता पक्ष से पूछते हैं कि कल बोल दिया उन्होंने सब मोदी कुछ एक आदमी के लिए किया जा रहा है, अडानी के लिए बोल दिया। आप वो तो आप बैलेट पेपर से चुनाव सड़क पर भी बोलते हो, बोल दिया सरकारें आप चुराते हैं, तोड़ते हैं, खरीदते हैं। इसमें नया क्या है? ये तो सबको पता है कि आप अडानी की बात करोगे, आप बैलेट पेपर की आप बात कर लोगे, आप ये कह दो कि सारे संसाधन व्यक्ति को दिए जा रहे हैं, सारे एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं। ये तो बाहर भी लोग सुनते हैं ना। चुनाव की रैली में जो बोला जा रहा है वही आप आज पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे हो। और किस दिन बोल रहे हो? जिस दिन संविधान के ऊपर चर्चा हो रही है। क्या बोलती वो कि कांग्रेस पार्टी ने 80 बार संविधान इमरजेंसी में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ला दिया। प्रधानमंत्री मोदी इतनी बार बोलते हैं। सर मैं एक लाइन आप जोड़ता हूं। बताइए, यदि आपको उनकी स्क्रिप्ट लिखनी होती तो आप क्या फोकस करते? आप प्रधानमंत्री से सीखिए ना। प्रधानमंत्री मोदी इतना भाषण देते हैं, कभी प्रधानमंत्री मोदी का भाषण ऐसा रहता है कि नीरस कह दो और आप कह दो कि नहीं बोला। आप कल देखना प्रधानमंत्री मोदी का भाषण,
कितना धारदार रहेगा, कितना तिलमिला अब देगा। आप उससे तुलना भी नहीं कर सकते, वो पहला भाषण तो दे आप रही हैं। भाई एक तो लेकिन मैडम आप स्पीच सीखिए वाले और ना एक- कि आप किसके सामने भाषण दे रहे हो। कल कौन भाषण देने वाला, कल प्रधानमंत्री मोदी भाषण देंगे, राज्यसभा में अमित भाई बोलने वाले हैं, तो आप तो आप आपके भाषण में अमित कुछ भाई तो और नयापन होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण हमें वो प्रियंका- करना चाहिए कंपेयर कायदे से। प्रियंका जी ने कहा कि सरकारें ये गिरा देते हैं, विधायकों को तोड़ देते हैं, क्या सत्ता बल। अब तुरंत लोगों को तेलंगाना याद आ जाता है कि कांग्रेस ने वहां बीआरएस के विधायकों को तोड़ लिया, खा गए उनको। राजस्थान याद आ जाता है कि अशोक गहलोत ने पूरी की पूरी बसपा खा ली, 6 विधायक थे, सारे के सारे खा सर, गए। इस मुद्दे पर तो तुलना नहीं कर पाएंगे। नहीं, कैसे तुलना नहीं कर पाएंगे मध्य बताइए ना। प्रदेश चलिए तुलना करते हैं। मध्य प्रदेश सबके सामने है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक सबके मध्य सामने है। प्रदेश में बाकायदा पार्टी तोड़ कर गए, चुनाव लड़कर आए और चुनाव लड़कर शामिल हुए। तोड़िया- पूरी की पूरी टूटिया पार्टी तोड़ी गई, यही ना, तो ना, बात ना, है। दोनों में फर्क है ना। कर्नाटक में क्या हुआ? पूरी की पूरी कर्नाटक में भी विधायक चुनकर आए, कर्नाटक में भी चुनकर आए, दोनों का फर्क समझिए। यहां चुनकर नहीं आए, ऐसे ही बिहार में एआईएमआईएम के सारे विधायक राष्ट्रीय जनता दल खा गई। आप ये तर्क तथ्य है भाई। सर, सब कुछ कानून सम्मत है, बात हो रही है कि आपने कैसे किया। अच्छा, कमाल है। विधायक अब चुन ये- करके आएगा, उसको आप कैसे कैसे जो है उसका इस्तीफा कराएंगे, फिर सरकार गिराएंगे, फिर नए इलेक्शन नहीं, ये सरकार तो ये बनाएंगे। खतरा है, तो ये चुनाव सुधार की तरफ जाएगा ना। सारी पार्टियां मतलब कर रही है ना, ये तो सब कर रही है। इसमें संविधान की डिबेट में ये कहां से आ गया? ये तो इलेक्शन रिफॉर्म का मसला है, जिस पर कांग्रेस को भी आगे बढ़ना चाहिए, भाजपा को भी आगे बढ़ना चाहिए, दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए। ये इलेक्शन रिफॉर्म और कॉन्स्टिट्यूशन, उसका डिफरेंस अगर किसी को नहीं पता है तो वो कहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए? दोनों में बड़ा फर्क है भाई। चुनाव सुधार आप यहां कहने लगे कि अभी संविधान पर बहस हो रही है, और कहने लगे कि चुनाव में बड़ा पैसा चल रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। अरे भाई, तो इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म हुआ, एक पार्टी बोली क्या कि हम कैसे चुनाव लड़ेंगे? क्या वो गए लेके चुनाव आयोग के पास गए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली कि हम कैसे चुनाव लड़ेंगे? बताइए ना, चंदा आ रहा है, क्या करेंगे उसका? आप किसी तरह के सुधार की चर्चा नहीं चाहते हैं। आप कह रहे हैं अमीर अमीर होते गए, गरीब गरीब होते गए। अब अमीर कौन से अमीर हुए, अब उसका आंकड़ा निकाल कर देखिए। इस सरकार के समय में बिलियनियर्स की संख्या बढ़ी है, तो बिलियनियर्स के साथ साथ 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर भी आए, ये भी आंकड़ा है। वरना तो 20 सूत्री कार्यक्रम चलता था, गरीबी हटाओ, हम देख रहे हैं, हम देखते थे, हम देख रहे हैं, हम देखेंगे। राजीव गांधी का पेट यही भाषण था। आप उठा के देख लीजिए, यहीं से शुरू होता था, यहीं खत्म होता था। 1 रुपया भेजते थे, 15 रुपया पहुंचता था। राजीव गांधी ने खुद कहा था 15 पैसे। कि 1 रुपये मैं केंद्र से भेजता हूँ, 15 पैसे वहां पहुंचता है। तो आप किससे तुलना करें आप फिर इस बार प्रियंका जी के भाषण की? हाँ, या वो तो प्रियंका जी अतुलनीय के है? भाषण की तुलना करने की जरूरत नहीं। आप प्रियंका जी के भाषण पर चर्चा कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि वो और बेहतर तैयारी दिखी आपको? मतलब कुछ प्रिपरेशन थी? प्रिपरेशन थी थोड़ी सी, लेकिन फोकस में आपको क्या था, क्योंकि वो पहला एक स्पीच कर रहे हैं, मेडन स्पीच कर रहे हैं, तो उनको था कि ये ना हो फिर हम चर्चा करते आ रहे। उन्होंने इतनी सरकार तो ये अडानी की बात करती है कांग्रेस, आज अडानी की तो वो चर्चा अडानी नहीं की, वही आपने अडानी छोड़ दिया क्या? देश का EVM की संविधान बात करते संघ का हैं, तो विधान EVM नहीं की है। चर्चा नहीं ये करते। आपको आरोप कुछ जम रहा है ये कि मुसलमानों के लिए भाषण था? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता, और वो तो उनके एजेंडा में शामिल है, तो उसमें वो उनकी बात नहीं क्या करेंगे। एजेंडा में शामिल है? मुस्लिम वोट? मुस्लिम वोट, मतलब इसमें तो कोई शक नहीं है ना। और आप चाहते कि कोई भी बात ना करे, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की बात नहीं करती, तो कांग्रेस भी देखिए, मुसलमानों की बात बिल्कुल नहीं करे। करती। अब ये तो ये आप इसको मुस्लिम सरोज जी, मैं एक लाइन तुष्टिकरण- बोल- हाँ, इसमें उनको तुष्टिकरण दिख रहा है। सौरभ जी, तो राहुल इसलिए गांधी ने ये बोल सब दिया बात होगा है। आपके पूरे भाषण में 2 चीज जरूर होना चाहिए, एक अडानी और एक संघ। तो अडानी का भी जिक्र करा और तो संघ का भी इसलिए जिक्र करा कि मुद्दा देश ये का नहीं है। संविधान है, संघ का विधान नहीं है। संघ का विधान नहीं है। हाँ, वो उन्होंने बोला है, तो ठीक है, उसमें क्या बुराई है? मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इसमें क्या गलत क्या बोल दिया उन्होंने। अच्छा, चलिए मैं दूसरे तरह से नहीं पूछता नहीं हूँ। सर, इसको थोड़ा सा और दूसरी तरह, गलत बोलने की तो बात ही नहीं रही, हाँ। उनको आज सही बोलने के लिए आना था। हाँ, उनकी तो बात जो- पर हम जो- यूं चर्चा करते हैं कि बिल्कुल। ये अच्छा एक बोला। बात समझिए कि हम लोग सब लोग हम अपने तरीके से सोचते हैं। उन्होंने अपने तरीके से सोचा कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट इशू हो सकता है, उसकी चर्चा की उन्होंने। और संविधान को मैंने कहा ना कि संविधान को आप दूसरे तरीके से भी देखना चाहिए। संविधान कोई आर्टिकल्स की कॉपी नहीं है, बिल्कुल। समझे। इस समय 470 आर्टिकल्स वहाँ पर हैं, 25 हिस्से हैं संविधान के, 12 अनुसूची हैं, लेकिन वो किसके लिए है? वो 142 करोड़ लोगों के लिए है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो संविधान कोई ट्रम्प साहब के लिए तो नहीं बना हुआ, उसी- वो 142 करोड़ लोगों के लिए ना। उसी तो आप संविधान में- 142 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, हाँ, अब इसमें क्या बुराई है? उसी संविधान को संशोधनों के साथ बेहतर बनाना, यानी ये कोई ऐसी किताब नहीं है जिसमें जो एक बार लिख दिया गया वो हटेगा नहीं। हाँ, हाँ। ये हिंदू जीवन पद्धति की तरह है, जब जो ठीक लगे उसके हिसाब से चेंज कर दीजिए। और फिर आप कहते हैं कि ना ना वो तो संविधान बदल रहे हैं। सर्वाधिक बार संविधान किसने बदला है? तो
तो आप अगर संविधान के संशोधन और उसको हिंदी में बोल के बदल दिए और उसको कह के आप लेके चले जा रहे हैं, तो ये तो मतलब देश के लोगों को समझ में आ रहा है ना कि आप किस तरह से उसी बात को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए साहब, ये भाषण पर चर्चा प्रियंका जी की हुई और तो होती रहेगी और तुलना भी होती रहेगी राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने खुद कहा कि मुझसे तो उन्होंने अच्छा भाषण दिया, हो सकता है आप उनसे सहमत ना हो, लेकिन जो प्रियंका गांधी ने बातें कही हैं इनका जवाब कल आएगा जोरदार तरीके से। नाम तो शायद ही लिया जाए, प्रधानमंत्री नाम नहीं लेते अपने भाषणों में नेताओं का विपक्ष के, लेकिन जो मुद्दे उठाए गए हैं उनका जवाब तो जरूर आएगा। तो कल का दिन भी इंटरेस्टिंग रहेगा, मजेदार रहेगा जब प्रधानमंत्री जवाब देंगे चर्चा का, जो संविधान पर चर्चा चल रही है। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जुड़ने के लिए हमारे साथ।